बढ़ जाइए बढ़ जाइए। क्या हुआ? 31? 31? अच्छा, कुछ मिस्टेक हुआ था क्या? आ जाते 31 पर। ओ माय गॉड, ये तो हम भूल गए। ए बाबू, एक बार 31 को मैसेज कर दीजिएगा तो व्हाट्सएप पर। ठीक है। हाँ, तो एड्स देने वाली वायरस की पहचान कब की गई, थोड़ा हम रात में भूल गए, इसलिए ज्यादा रिसर्च उस पर हो नहीं पाया है। तो 31 को आज भी म्यूट करके रखे हैं। और 51 शानदार प्रश्नों पर हम कल चर्चा किए थे। कल नहीं, पिछले क्लास में चर्चा किए थे, याद हो गया? 51 का 51 हो गया। अमित शाह कह रहे हैं कि रिवीजन थ्योरी के साथ करें या केवल ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो सब्जेक्ट, उसमें आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं तो समझिए थ्योरी भी आपको यादें होते जा रहा है। क्योंकि यकीन मानिए हमारे नोट में थ्योरी में 150 पॉइंट है, तो उसी थ्योरी का ऑब्जेक्टिव 200 है। तो हमने थ्योरी के हर भाग को क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में केवल क्वेश्चन को ही समझ समझ कर आप याद करते जा रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव पर जितनी बात हम आपको बता रहे हैं वो सुन समझ कर आपको आसानी से क्वेश्चन याद रहा, थ्योरी रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। पहले प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए। 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? खसरा, छोटी माता, छोटी माता, चिकन पॉक्स, चेचक को कहते हैं स्मॉल पॉक्स, खसरा को कहते हैं मीजल्स। मीजल्स कभी कभी अंग्रेजी नाम ही परीक्षा में दे देता है, जैसे खसरा को हिंदी में खसरा न लिखकर मीजल्स लिख देता है, और कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, खसरा को मीजल्स लिख दिया है, तो खसरा का अंग्रेजी नाम है मीजल्स। तो निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तीनों ही विषाणु जनित बीमारी है, तीनों ही विषाणु जनित बीमारी है। और इसमें चेचक, चेचक को पूरे भारत से अब क्या कर समाप्त कर दिया गया है। 1977, तो 1977 में ही भारत चेचक मुक्त हो चुका है। और आजादी से पहले की जब बात करिएगा तो चेचक भारत में एक भयंकर बीमारी थी। ऐसी किदबंतियां गांव में भी आज भी चल रहा है कि पहले के जमाने में चेचक होता था ना, लोग सीधे उसको गांव से बाहर फेंक देते थे, क्योंकि ये तीनों भयंकर संक्रामक रोग हैं। लेकिन खसरा और छोटी माता अपने आप 7 दिन के अंदर क्या होते हैं? ठीक हो जाते हैं, अगर रोगी को स्वच्छ वातावरण में रख रहे हैं और सुपाच्य भोजन दे रहे हैं, तो खसरा और छोटी माता 7 दिनों के अंदर छूट जाते हैं। लेकिन चेचक जानलेवा बीमारी था, चेचक में मृत्यु की संभावना रहती थी। और इसीलिए आजादी के बाद से ही भारत सरकार चेचक मुक्त बनाने के प्रयास किए, और भरसक प्रयास के कारण भारत 1977 में चेचक मुक्त देश का दर्जा प्राप्त किया।
और आजादी के बाद चेचक को कंट्रोल करना इसलिए भी संभव हुआ कि किसी भी बीमारी का टीका जो सबसे पहले बना वो चेचक का ही। और आज चेचक भारत से ही नहीं लगभग पूरे विश्व से समाप्त हो चुका है, लेकिन चेचक का ही छोटका भाई, इसको छोटी मात्रा, चेचक में जो त्वचा पर फुंसियां होते हैं वो बड़े बड़े, और छोटी माता और खसरा में जो होते हैं बहुत छोटे छोटे। क्लियर हो गया? कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता क्या कहलाता? हाइड्रोफोबिया। इसका नाम है, सही नाम है क्या? रेबीज। लेकिन रेबीज में गले की मांसपेशियां काम करना बंद कर देता है। रेबीज के रोगी का गले की मांसपेशियां काम करने बंद कर देता है, जिसके कारण सिर का जो 1.5 किलो वजन है वो सीधे कंधा पर आ जाता है, यानी सिर दब जाता है, क्योंकि गले की मांसपेशियां काम करना बंद कर चुका है। और गले की मांसपेशियां जब काम करना बंद करता है तो सिर के भार से गला दब जाता है, जिसके कारण रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है। और वो अगर पानी पीने का प्रयास करता है तो उसे गले में तेज दर्द होती है, क्योंकि पानी यहाँ पर अटक जाता है, अंदर नहीं जा पाता। इसलिए रेबीज का रोगी जल को देखकर डरता है, और जल से डरना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। बात समझ गए ना? तो कुत्ते काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उस रोग को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया अर्थात रेबीज केवल कुत्ते काटने से नहीं होते हैं, खरगोश के काटने से, सियार के काटने से, बंदर के काटने से भी रेबीज हो सकता है। लेकिन मानव अन्य जानवरों के अपेक्षा ज्यादा घुला मिला किससे है? कुत्ता से है। मानव सबसे पहले पालतू किसको बनाया? कुत्ता को बनाया। तो कुत्ता और मानव सभ्यता एक दूसरे के पर्यायवासी बने हुए हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से। इसलिए ज्यादातर आदमी को रेबीज होता है क्या काटने से? कुत्ता काटने से। चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया। विषाणु क्या है? अकोशिकीय है, यानी नन सेलुलर। ये कोशिका से इसका शरीर बना हुआ नहीं है, इसका शरीर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक तथा पोलियो। पोलियो से मुक्त हुआ, चेचक से मुक्त हुआ। तो 1977 में भारत चेचक मुक्त हो गया, और 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। और चेचक और पोलियो की बीमारी से केवल भारत ही मुक्त नहीं हुआ, विश्व ही मुक्त हो गया है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 देश ऐसे हैं जहां आज भी पोलियो के मामले आते हैं। प्रिंस कुमार कर रिप्ले क्यों नहीं देते हैं? क्या रिप्ले दे? रेबीज क्या है जी? निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन की पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? क्या बात है! हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, और उसका नाम है रेबडो वायरस। रेबीज किस वायरस से? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका कहना है कि नया बैच परचेज किए हैं, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ कहां से मिलेगा? आपके बैच में एक पीडीएफ सेक्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ निकलेगा। पीडीएफ का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो वो थोड़ा लेट से खुलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा, अब ध्यान दीजिएगा।
इनफ्लुएंजा, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा का इन और एंजा हटा दीजिए तो बीच में क्या बचेगा? तो इन्फ्लुएंजा को शॉर्ट में क्या कहते हैं? और इन्फ्लुएंजा होता है मैक्सो वायरस के कारण। किसके कारण? और मैक्सो वायरस जो है वे अपने स्ट्रेन को, अपने बनावट को बदलते रहता। जिस तरह कोरोना महामारी में कोरोना वायरस जो आया था वो अपना स्ट्रेन यानी संरचना बदल रहा था ना। कभी डेल्टा वाला कोरोना, कभी अल्फा वाला कोरोना, कभी गामा वाला कोरोना, ये सब आ रहा था। जो लक्षण कोरोना का है वही लक्षण किसका है? मैक्सो वायरस का। यानी समय समय पर ये अपना स्ट्रेन को क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। अगर मैक्सो वायरस का स्ट्रेन H5N1 है तो ये क्या कहलाता है? मतलब अगर H1N1 है तो ये क्या होगा? स्वाइन फ्लू। अब फिर कोई नया हो जाएगा तो कोई और फ्लू होने लगेगा। तो बर्ड फ्लू H5N1, स्वाइन फ्लू H1, ये स्ट्रेन किस वायरस के हैं? हालांकि इन्फ्लुएंजा रोग बहुत साधारण रोग है, आराम करने से ही छूट जाता है, ये नहीं कि जानलेवा बीमारी है। अब बर्ड फ्लू सब तो बहुत है। बर्ड फ्लू तो पक्षियों को पहले इफेक्ट करते हैं, उसके बाद मानव में आते हैं। स्वाइन फ्लू, लेकिन ये की कौन वायरस है? ये जोनेकिन है, मैक्सो वायरस, ओसेल्टामिविर नामक औषधि। ठीक है। और एक बात जानिए दोस्तों, वायरस जनित, समझिएगा, वायरस जनित बीमारी पर एंटी बायोटिक असर नहीं करते। बात समझ गए ना? टीका पूर्ण असर करता। दो बात समझिएगा, ऐसे रोग जो वायरस के कारण होते, इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है। लिखा हुआ तो इतना है, क्वेश्चन आपसे याद नहीं होगा तो लिखल का क्या याद करिएगा। तो इसीलिए समझिएगा कि वायरस से जो बीमारी होते हैं उस बीमारी पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता। और यही कारण है कि आज भी कई वायरस जनित बीमारी लाइलाज है। एड्स, रेबीज, पोलियो, इसका कोई इलाज है? पोलियो हो जाएगा तो फिर उसका इलाज होगा? रेबीज हो जाएगा तो उसका इलाज होगा? नहीं, ये सब लाइलाज बीमारी है। और लाइलाज होने का मुख्य कारण है वर्तमान समय में मेडिकल इंडस्ट्रीज का रीढ़ कहलाता है कौन? लगभग बीमारियों के इलाज किससे किया जाता है? एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। लेकिन वायरस पर यह काम करता ही नहीं। वायरस पर काम करता कौन? टीका। वायरस के रोगों को पूर्ण रूप से खत्म करना है तो दवाई से ज्यादा मेहनत टीका पर करना होता है वैज्ञानिकों को। इसीलिए वायरस से जो बीमारी होता है उसका कोई टारगेट दवा नहीं है। तो डॉक्टर इलाज किसके आधार पर करते हैं? वायरस जनित बीमारी का इलाज कैसे होता है? लक्षण के आधार पर। जैसे टीबी हुआ तो टीबी का एंटीबायोटिक दवा है, चलेगा, टीबी खत्म। लेकिन वायरस जनित बीमारी हुआ उसका कोई एंटीबायोटिक, कोई सीधा दवा नहीं है। वायरस जनित बीमारी का इलाज डॉक्टर कैसे करते हैं? लक्षण के आधार पर। उदाहरण के लिए वायरस से स्वाइन फ्लू हो गया तो स्वाइन फ्लू हो गया, डॉक्टर पास जाएगा, हमको स्वाइन फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, उसका कोई सीधा दवा नहीं है। डॉक्टर पूछा अच्छा स्वाइन फ्लू हुआ तो हुआ क्या? तो बुखार आ रहा है, बुखार तो बुखार का दवा। और क्या हो रहा? सर पेट दर्द भी कर रहा, पेट दर्द का दवा। और क्या कर रहा है? सर उल्टी जैसे मन कर रहा, उल्टी रोकने वाला दवा है।
ऐसे इलाज होता है। तो ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है किसमें? ये स्वाइन फ्लू का दवा है। कोई भी वायरस जनित बीमारी का सीधा दवाई केवल डॉक्टर लक्षण देखकर इलाज करते। समझे कि नहीं समझे? इसका उल्टा होता है जीवाणु जनित बीमारी में। जीवाणु जनित बीमारी पर टीका ठीक से कम, लेकिन एंटीबायोटिक। उदाहरण टीबी। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका है, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित। लेकिन टीबी को रोकने के लिए बना हुआ क्या? जिससे टीबी का पूर्ण इलाज संभव है। बात समझ गए ना? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है सीडोउडिन, जिसको शॉर्ट में AZT कहते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? विषाणु। विषाणु के द्वारा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें कौन विषाणु जनित रोग है? रेबीज विषाणु जनित, खसरा, फ्लू, ट्रेकोमा जीवाणु कारण होता है। ध्यान रखिएगा, कई किताब में ट्रेकोमा दे रहा है कि विषाणु के कारण होता है, जो सरासर गलत है। ट्रेकोमा किसके कारण? ट्रेकोमा आंख से संबंधित बीमारी है, जिसमें आंख हमेशा लाल दिखते रहते हैं। तो ट्रेकोमा विषाणु जनित नहीं, जीवाणु जनित बीमारी है। 1 2 3 1 2 3 1 2 बी। टीबी रिटर्न भी होता है क्या? बिल्कुल रिटर्न होगा। देखिएगा टीबी, आज से टीबी पर हम आएंगे ही आएंगे। समाज में एक ऐसी भी धारणा फैली हुई है कि टीबी जो है लाइलाज बीमारी है, जो सरासर झूठ है। टीबी का 100% इलाज उपलब्ध है। उनके दवाएं बहुत सस्ते आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कोई बीमारी का दवा रहे कि न रहे, टीबी का दवा रहेगा ही रहेगा, जहां मुफ्त में मिला करते। बस टीबी में दिक्कत एक है जो आगे बताएंगे। 66 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाज में जो है ना, लोग बीमारी से नहीं, बीमारी का अफवाह से मर जाते। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण सांप काटना। भारत में सांप की मात्र 2% प्रजाति के पास पॉइजन है, यानी विष है। भारत में जितने वैरायटी के सांप है, जितने वैरायटी के, उनमें 2% के पास क्या है? विष। अब बाकी जो घर द्वार पर दौड़ते उड़ते रहता है सांप सब, उसमें कोई विष नहीं होता। कभी कभी वो भी सांप काट ले तो आदमी डर से मर जाता है कि ना? डरता नहीं है तो धोमन सांप काट ले तब वो बच जाता है सुइया लगाकर। वही हाल टीबी का, वही हाल कैंसर का भी है। कैंसर किसी को हो गया, उसका इलाज उपलब्ध है। कैंसर से आदमी कम मरता, जब पूरे शरीर को ग्रसित कर लिया, वो 3rd स्टेज में चला गया। 3rd स्टेज में टाइफाइड जाता है, वो तब वो आदमी मर जाता। अगर टाइफाइड का भी 21 दिन इलाज नहीं होगा तो रोगी मर जाएगा। लेकिन कैंसर किसी को हुआ 1st स्टेज में, इतना कैंसर, बाप रे बाप कैंसर। अब वो बेचारा सही से इलाज करेगा, डर से जो है ना वो मर जाता है। छियासठ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रामक होते हैं। बिल्कुल। जब रोग जल, पानी, भोजन या अन्य माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले तो उसे क्या कहते हैं? और जितने भी सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा होने वाला रोग क्या होता है? लेकिन आनुवंशिक रोग संक्रामक, और उसके बाद पोषक पोषक तत्व के कमी या अधिकता से होने वाला रोग। पोषक तत्व के कमी या
अधिकता से होने वाला रोग, पोषक तत्व के कमी या अधिकता से होने वाला रोग भी संक्रामक नहीं होते। जैसे प्रोटीन की कमी से मेरस्मस रोग होता है जो संक्रामक नहीं होगा। ग्लूकोज की अधिकता से डायबिटीज रोग होते हैं जो संक्रामक नहीं होगा। जिसके शरीर में ग्लूकोज बढ़ेगा केवल उसी को डायबिटीज होगा। तो आनुवंशिक रोग भी संक्रामक नहीं होते हैं। पोषक तत्व के कमी या अधिकता से होने वाला रोग भी संक्रामक नहीं होते। जैसे विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता, क्या रतौंधी संक्रामक होगा? नहीं। केवल वही रोग संक्रामक होते हैं जो शुभ। जैसे वायरस द्वारा होने वाला रोग क्या होगा? जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, कवक द्वारा होने वाला रोग, सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग। तो दोनों कथन क्या है? मंकी फीवर रोग होता है किससे? ठीक है ना, मंकी फीवर। निम्न में किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तपेदिक। तपेदिक, तपेदिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्यूबर कुलोसिस शॉर्ट में। और ये किसके कारण होता? तो तपेदिक जीवाणु जनित बीमारी है तो ये तो नहीं होगा। हार्पिज और रेबीज विषाणु से होते हैं, लेकिन तपेदिक मम्स यानी कि गलफुली वाला रोग, मम्स, रेबीज, हार्पिज, हार्पिज जनन अंगों पर होने वाले रोग हैं। जनन अंगों पर होने वाली छोटी छोटी फुंसियों को ही क्या कहते हैं? हार्पिज। मम्स भी वायरस के कारण, रेबीज भी वायरस कारण, हार्पिज भी। कैंसर किसी सूक्ष्म जीव से होने वाला बीमारी, छोटी माता कैंसर, ये भी नहीं होगा। तो आप कैंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, बिल्कुल। रक्ताधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बिल्कुल। मच्छर सबसे नहीं होता है। प्लेसेंटा के संपर्क से, बिल्कुल। अगर नवजात शिशु के मां को एड्स है तो शिशु भी एड्स रोगी ही होगा। तो 1, 2, 4 लैंगिक संभोग से, रक्ताधन से और नवजात शिशु प्लेसेंटा से प्रभावित होकर उसमें एड्स का संचरण हो सकता है। और एड्स होता है किस विषाणु से? HIV आरएनए वाला विषाणु या डीएनए वाला? आरएनए वाला विषाणु। और एड्स कोई रोग नहीं है, बताइए। इसे आप जानते भी होंगे क्योंकि एड्स के बारे में टीचर से ज्यादा सरकार प्रचार करता है। तो एड्स में क्या होता है? शरीर में बीमारियों से बचाने वाला जो एंटीबॉडी है, अर्थात शरीर का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है, वही नेचुरल इम्यून सिस्टम यानी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली जो शरीर की अपनी होती है, वही एड्स में खत्म हो जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति को जो भी रोग होता है वो कभी ठीक होता ही। एड्स रोगी को सर्दी ही हो जाए तो वह 3 महीनों तक छींकते रहेगा, कंट्रोलेन होगा, और अंत में छींकते 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 फेफड़ा बाहर आ जाएगा, मर जाएगा। हंसने वाली बात है जी। पोलियो का कारण है विषाणु। अब पोलियो का कारण जिस विषाणु है उसका नाम भी है पोलियो विषाणु। साल के टीका, देखिए जॉन साल्क ने इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन का विकास किया। जॉन पहली बार पोलियो का टीका कौन बनाया? लेकिन जॉन साल का टीका क्या है? इंजेक्टेड यानी सुई के माध्यम से दिया जाता है। जॉन साल का टीका पोलियो वाला सुई के माध्यम से दिया जाता है। और जो
टीके सुई से लगते हैं वो महंगे हो जाते, क्योंकि सुई का ही दाम हो जाता है 30-35 रुपया। तो इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन केवल विकसित देशों में चलते हैं, या जो देश के पास बहुत ज्यादा संसाधन है उन्हीं के पास। सारे विकसित देशों में पोलियो के टीके कैसे पड़ते हैं? इंजेक्टेड। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरेबिया में पोलियो के टीके इंजेक्टेड पड़ते हैं, और ये टीके काफी महंगे होते हैं क्योंकि सुई से दिया जाता है। तो ये टीके जो जॉन साल के बनाया, ये विकासशील देशों को लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो पाया। अगर उपलब्ध हो भी पाया तो वे पूरी जनसंख्या को ये टीका देने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि सुई से टीके देने में आपको प्रशिक्षित नर्स की भी जरूरी है और पैसा की जरूरी है भी। उदाहरण के लिए कि अगर सुई के माध्यम से तो सब दे देगा ये टीका? नहीं, जिसको स्पेशल ट्रेनिंग है फार्मासिस्ट का या नर्स का वही दे पाएगा। तो ये टीके केवल विकसित देशों में ही लंबे समय तक चले। आगे चलकर एक वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट सेबिन, ये पोलियो ड्रॉप टीका का आविष्कार किया। पोलियो ड्रॉप टीका का आविष्कार किया। उसके बाद पूरे विश्व भर में पोलियो ड्रॉप पहुंचा, और पोलियो ड्रॉप टीका जो था ये बिल्कुल आसान टीका था, कोई भी इस टीके को दे सकता है। और जब ये टीका बना तभी विकासशील देश पर्याप्त मात्रा में पोलियो टीके ला करके अपने जनसंख्या को पोलियो मुक्त कर पाया। तो साल्क टीका है पोलियो वाला, सेबिन टीका भी है, अंतर है। साल्क वाला है इंजेक्टेड जो विकसित देशों में चलते हैं, और अल्बर्ट सेबिन वाला टीका है जो भारत पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में चलते हैं। क्लियर हो गया? और ध्यान दीजिए, इंजेक्टेड टीका ये नहीं है कि हर बार 2 बूंद। इंजेक्टेड टीका पूरे जीवन 1 बार ही लगता है, यानी इंजेक्टेड टीका जो पोलियो पड़ेगा केवल 1 बार। अब बहुत हुआ तो 2 बार। लेकिन ड्रॉप वाला टीका उतना प्रभावी नहीं होता जितना प्रभावी होता है, इसीलिए पोलियो ड्रॉप वाला टीका बार बार दिए जाते हैं। जब तक है बच्चा 5 साल का तब तक देते रहिए पोलियो ड्रॉप। निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधि का कोई असर नहीं होता? त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना, हेपेटाइटिस, या जॉन्डाइस के ही विस्तृत रूप को क्या कहते हैं? उसी को हेपेटाइटिस होगा जिसको लंबे समय तक जॉन्डिस बने रहने पर वो कन्वर्ट होता है किसमें? तो मान लीजिए ऑप्शन में हेपेटाइटिस न है और जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस को मारेंगे। निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल लक्षण ही ठीक होते, मूल रोग नहीं? तो ऐसा रोग केवल वही होगा जो क्या होगा? ऐसा रोग केवल वही होगा जो कैसा होगा? जितने भी विषाणु जनित रोग है उस रोग का दवाई से केवल ठीक होता क्या? लक्षण। मूल रूप से रोग ठोक नहीं होते हैं। तो जो भी विषाणु जनित बीमारी है वो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। कौन होगा? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता, इन फाइलेरिया कृमि से होता, फाइलेरिया कृमि से होता, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जीवाणु से होता। ऑप्शन में विषाणु जनित बीमारी है केवल एक, और यही होगा आपका उत्तर। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की और पहली बार किस टीके की खोज की? चेचक के टीके का। चेचक के टीके का टीका क्या है जो शरीर में जाकर क्या बनाएगा और वही एंटीबॉडी हमें बीमारियों से? टीका क्या है जो शरीर में जाकर क्या बनाएगा और वही एंटीबॉडी हमें बीमारियों से? तो टीका एंटीजन है।
संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा मां के दूध के से किस रोग के संक्रमण की संभावना? तो इसका उत्तर होगा जो ऑप्शन में नहीं है, इसका उत्तर एड्स होगा। लिख लीजिए, ऑप्शन में नहीं है। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है जी। फिजियोथेरेपी द्वारा किस रोग की तीव्रता को कम किया? देखिए 99% पोलियो के मामले में एक हाथ या एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर या हाथ पैर दोनों यही प्रभावित होते हैं। और पोलियो में क्या होता है, ब्रेन का जो हिस्सा हमारे हाथ और पैर को कंट्रोल करता है, ये पोलियो वायरस ब्रेन के उसी हिस्से को खाकर समाप्त कर देते हैं। फलस्वरूप मस्तिष्क का हाथ और पैर से नियंत्रण हट जाता है और वो हाथ पैर क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। लेकिन अगर पोलियो की तीव्रता बहुत कम है तो फिर सहायता ली जाती है किसकी? फिजियोथेरेपी द्वारा। अगर हल्की फुल्की पोलियो का असर है तो उसको ठीक किया जा सकता। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ HIV के तरह ही संचरित होता है। बिल्कुल सही है। जैसे फैलता है एड्स का वायरस HIV, वैसे फैलता है हेपेटाइटिस। देखिए हेपेटाइटिस बीमारी के कई प्रकार है, ABCDEFG। जिस तरह इन्फ्लुएंजा का वायरस अपना स्ट्रेन ने बदल लेता है, उसी तरह हेपेटाइटिस का वायरस भी अपना स्ट्रेन बदलते रहता है। और अब तक वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस के कुल 7 वायरस की पहचान की है। और अब तक वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस के जो 7 वायरस की पहचान की है, उनको ए से लेकर जी तक का नामांकन किया है। जिसमें वायरस भारत के धरती पर कितने पाए जाते हैं? तो ए और हेपेटाइटिस ए जो है उतना ज्यादा प्रभावित शरीर को नहीं करता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी काफी विनाशकारी बीमारी है जिसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और हेपेटाइटिस बी ठीक उसी तरह फैलता है जिस तरह एड्स का वायरस HIV फैलता है। बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि बी का टीका नहीं होता। गलत। टीका जो बना है वो केवल किसका बना है? बी का ही बना है, क्योंकि सबसे खतरनाक वायरस कौन है? बी है। तो टीका जो हेपेटाइटिस का वो ACD का नहीं, डायरेक्ट किसका है? BA का है। क्योंकि अन्य हेपेटाइटिस को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जानलेवा केवल कौन होते हैं? तो इसी का टीका है। तो ये आपका सरासर गलत है, और गलत ही पूछ रहा कि कौन सही नहीं है, बी सही। सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। पूर्ण विराम होगा। बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्ष तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ये भी सही है। बी वाला भी बहुत बार दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? पूरा सर इलाज करा लिए 3 साल तक, बाद में दिल्ली गए तब पता चला कि इसको हेपेटाइटिस बी है। ऐसा होता है। हल्की फल्की कोई लक्षण आया, पूरा शहर में इलाज करा लिए, डॉक्टर बोला आपको कुछ नहीं हुआ, बुखार हुआ है, लीजिए दवाई खाइए। दवाई खाए, बुखार ठीक। 2 महीना बाद फिर बुखार। अब क्या किया, हम डॉक्टर एक बदल देंगे। डॉक्टर बदल दिए,
उस डॉक्टर के पास गए नहीं, वो आपको ठग लिया। उसके पास जाते तो अब वो ज्यादा अच्छा ठीक कर पाता। वो देखता कि अच्छा इसका बुखार मतलब दूसरा है, चेक करते। लेकिन आप चले गए, डॉक्टर बदल लिए। वो भी डॉक्टर क्या हो रहा है जी, बुखार हो रहा है। इससे पहले कहीं, इससे पहले एकदम दनादन थे, कुछ नहीं था। ठीक है, पैरासीटामोल लिखो इसको, वो भी कर दिया। फिर दवाई खाए, फिर बुखार खत्म, फिर 3 महीना रिलैक्स के, फिर बुखार। इस बार पेट खराब भी, इस बार फिर डॉक्टर बदल दिए। वो भी पूछा क्या हो जी, बुखार पेट खराब हो रहा है, ठीक है लिखो इसको, पैरासीटामोल फ्लाइजिन लिखो, हटाओ। ठीक है, अब 3 साल तक घूम रहे हैं। उसके बाद थक गए, तब गांव का लोग कहेगा दिल्ली ले जाइए इसको, दिल्ली ले जाइए, यहाँ का डॉक्टर बुखारे बुखार करके बुखारे मार देगा। वो भी बेचारा ट्रेन पकड़ा दिल्ली। दिल्ली में पता चला क्या है, भर्ती करो इसको। और जब भर्ती हो जाता है अस्पताल में, तब खर्चा बढ़ जाता है। उसके बाद वो दिल्ली से पूरा लुटा के आता है। क्या हुआ जी, तो हेपेटाइटिस बी में ऐसा है, हेपेटाइटिस बी में, एड्स में, टीबी में यही है। अगर डॉक्टर सही तरह से नहीं जांचा परखा तो फिर इस बीमारी का बहुत जल्दी से पता नहीं चलता। टीबी में यही होता है। बहुत डॉक्टर का आदत होता है कि बिना चेकिंग का दवाई लिख देगा। ध्यान रखिएगा, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बहुत जांच करवाता है, ये जरूरी है। जांच, मान लीजिए पेट खराब है और कह रहा है कि इसका मस्तिष्क का सीटी स्कैन करवाओ, तब डॉक्टर गलत कर रहा है। समझे कि नहीं सर? नहीं तो बिना जांचे डॉक्टर को दवाई लिखना ही, या बिना जांच का दवाई लिखना, ये काफी अनुभवी डॉक्टर लिखते हैं तो चल सकता है, जिन्होंने 20 साल 30 साल तक प्रैक्टिस किया है, वो अनुभव के आधार पर बिना जांच का दवाई लिख दिया तो ठीक है। नहीं तो अन्य डॉक्टर ऐसा करते हैं, वो गलत करते हैं। जिससे बुखार, टीबी में भी बुखार होता है, अगर डॉक्टर चेक नहीं करेगा बुखार का क्या हुआ है, सीधे बुखार का दवाई लिखेगा, तो फिर उसका टीबी ठीक होगा? नहीं होगा। जांच बहुत जरूरी है, बिना जांच का दवा नहीं लिखनी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या करते हैं डॉक्टर, जो लोभी टाइप के होते हैं, ढेर सारा जांच करा देते हैं, इसीलिए मरीज भड़क जाते हैं कि डॉक्टर ही गड़बड़ है। निम्नलिखित में कौन रोग, कौन टाइगर मच्छर, टाइगर मच्छर एडीज एजिप्टी, एजिट एडीज एजिप्टी मच्छर को ही क्या कहते हैं? जबकि जापानी इंसेफ्लाइटिस किससे होता है? क्यूलेस। तो पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया आप जानते हैं किस मच्छर से फैलता है? ये सब वायरस जनित बीमारी है, जिसमें ये तीनों टाइगर मच्छर जो किसको कहते हैं, उसके कारण फैलता है। लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस एडिज एजिप्टी अर्थात टाइगर मच्छर से नहीं, बल्कि किस मच्छर से? क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। चेचक होने का कारण है, देखिए, रूबीओला वायरस से होता है क्या? वेरियोला वायरस से, वेरिसेला वायरस से छोटी, मिक्सो वायरस से ब्लू। रूबीओला वायरस मानव शरीर में खसरा को फैलाती है, वेरियोला वायरस चेचक को, वेरिसेला वायरस छोटी माता को। अब मिक्सो वायरस के बारे में हम जान चुके कि ये इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू फैलाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस क्या फैलाता है? प्लेग होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण, बेसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण प्लेग होता है। प्लेग का कारण वायरस नहीं, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? कौन? यकृत, यकृत, लीवर। पीलिया जॉन्डाइस, जॉन्डाइस होता है। या हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। लीवर का आकार
12 हो जाता है। 1.5 किलो का लीवर 2.5 किलो का हो जाता है। सही में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता नहीं। हेपेटाइटिस एक का हेपेटाइटिस ए का संक्रमण प्रदूषित प्रदूषित जल या भोजन से होता है। जैसे टाइफाइड फैलता है वैसे ही हेपेटाइटिस ए फैलता है। जैसे एड्स फैलता है वैसे ही, जैसे टाइफाइड किससे होता है? प्रदूषित जल या प्रदूषित भोजन। ठीक उसी तरह हेपेटाइटिस बी कैसे होता है? सॉरी सॉरी, जैसे टाइफाइड प्रदूषित जल तथा भोजन से होता, ठीक उसी तरह फैलता कौन? जिस तरह एड्स रक्त के द्वारा, लार के द्वारा, बॉडी फ्लूइड के द्वारा फैलता, वैसे ही फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन पानी से बिल्कुल नहीं। भोजन पानी से होता है क्या? रुधिर लार से। दोनों कथन क्या है? जैसे फैलता है टाइफाइड, जैसे फैलता है जीवाणु जनित टाइफाइड, वैसे ही फैलता है विषाणु जनित हेपेटाइटिस ए। जैसे फैलता है विषाणु जनित एड्स, वैसे ही फैलता है विषाणु जनित हेपेटाइटिस बी। लेकिन हेपेटाइटिस ए खतरनाक नहीं है। सुई लगाइए, टाइफाइड समाप्त, और आराम से रहिए, हेपेटाइटिस ए समाप्त। लेकिन बी डॉक्टर बताएगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावित किया जाता है जीवित। अब यहां पर थोड़ा समझना जरूरी है। जीवित प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। होता क्या है कि पोलियो, सॉरी, चेचक के टीका में, चेचक के विषाणु ही, चेचक के विषाणु ही क्या बनाते हैं? टीका। अब किसी को चेचक का टीका दिया गया है तो उसके शरीर में चेचक का विषाणु दिया गया है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं दी गई है कि उसको चेचक हो जाए। उसकी मात्रा बहुत कम रखी गई है। और अब समझिए कि हमारे शरीर में एक नेचुरल इम्यून सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? और वह इम्यून सिस्टम बीमारी से बचाने के लिए लगातार क्या बनाते रहते हैं? क्या बनाते रहते हैं? एंटीबॉडी। नेचुरल इम्यून, हमारे शरीर में नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है जो लगातार क्या बनाते रहते हैं? एंटीबॉडी बनाते रहते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाता है। आप दवाई खाते हैं ना, दवाई भी किस पर काम करता है? और उस दवाई के निर्देश के अनुसार ये तैयार करता है क्या? तब हम उस बीमारी से बचते। तो टीका में रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को ही शरीर में डाल दिया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रहती है कि वो रोग फैला ना सके। कम मात्रा में वो सूक्ष्म जीव जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं, एक्टिव होता है कौन? और उससे बचने के लिए वो क्या तैयार करता है? और इससे होता क्या है कि नेचुरल इम्यून सिस्टम ये सीख जाता है कि ये वायरस से बचने के लिए एंटीबॉडी कैसे कैसे बनाना। अब एक बार नेचुरल इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना लिया तो समझिए वो अब एंटीबॉडी बनाना सीख गया है। और आगे चलकर जब सही में वो वायरस शरीर में पहुंचा, तुरंत एक्टिव होगा कौन? नेचुरल इम्यून सिस्टम, और बहुत तेजी से, क्योंकि इसको पता है कि पहली बार ये आया था, इसको मारे थे, इस बार इसको एकदम घोलटा घोलटा मारेंगे। दोस्तों बात समझ रहे हैं ना? तो टीका देने का मतलब ही यही है
टीका देने का मतलब ही यही है कि नेचुरल इम्यून सिस्टम, बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम को ये सिखाना कि इसके खिलाफ वो एंटीबॉडी कैसे बनाएगा। पोलियो के टीका में पोलियो के विषाणु चला जाता है शरीर के अंदर, लेकिन कम मात्रा में। जैसे वो क्या एक्टिव होगा कौन, और उससे बचने के लिए वो क्या बना लेगा, इससे वे पोलियो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख जाएगा। जब अगली बार सच में आएगा तो और तेजी से ये मारेगा उसको कि पिछली बार कम था, तुम इस बार ढेर सारा आया है, इस बार लपेट लेगा। बात समझे कि न समझे? तो टीका के ये मतलब टीका में समावेश होता किसका, जीवित प्रतिरक्षी का। अपवाद है कोविड-19 टीका, जो इस तरह का टीका नहीं है। सुअर को मानव रिहायशी इलाकों से, क्षेत्रों से दूर रखना, ये किस रोग के उन्मूलन में सहायक है? ये भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं आप। रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? देखिए, एक बात जानते हैं कि 99% मामलों में रेबीज कुत्ते काटने से होते हैं मानव को। कुत्ते काटने से रेबीज तब होगा जब कुत्ता को रेबीज हो जाए। ऐसा नहीं कुत्ता काटे रेबीज हो ही जाएगा। कुत्ता काटने पर रेबीज तब होगा जब कुत्तों को भी रेबीज। अब कहिएगा फिर कुत्ता काट लेता तो हम तुरंत जाकर सुई कहीं क्यों लगा लेते? क्योंकि रेबीज खतरनाक रोग है, हो जाएगा तो मरना तय है, इसलिए आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता। कुत्ता काटा उसको रेबीज है कि नहीं है, आप टीका ले लीजिए, फ्री होइए। समझे कि समझे? और चूंकि उसका टीका का ऐसा कोई है नहीं कि बहुत ज्यादा असर करेगा, कोई असर नहीं करता, तो आदमी रिलैक्स होने के लिए टीका लगा लेता है। तो कुत्ता को रेबीज होगा, वो काटेगा तब मानव को रेबीज होगा। और कुत्ता को रेबीज हो गया, इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते। कुत्ता, रेबीज से ग्रसित कुत्ते दो तरह के व्यवहार दर्शाते हैं। एक कि वे अत्यंत क्रोधित और उग्र हो जाते हैं, और घर में सबसे पहले मालिक को काट कर भागेगा। ठीक है ना? अगर कुत्ता को रेबीज हुआ, जो उसे रोटी चावल खिला रहा पहले उसी को काट कर दोसर टोल जाएगा। ठीक है ना? एक लक्षण। दूसरा ठीक इसका, कुत्ता सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो कुत्ता अचानक सुस्त हो गया और गर्दन झुका लिया है, वो उठ नहीं रहा है, तो समझ जाइए उसको रेबीज। और अत्यंत उग्र हो गया तो समझिए उसको रेबीज। किसी को काटने के बाद कुत्ता मर गया तो 100% उसको रेबीज। मान लीजिए ये दोनों व्यवहार नहीं दिखाया, लेकिन एक आदमी को कुत्ता को काटा और काटने के कुछ दिन बाद वो मर गया, तो निश्चित ही उसको क्या था। इसलिए ए तथा बी दोनों। और ऐसे कुत्ते को क्या करना चाहिए? तुरंत तो उसको आसान मौत दीजिए और खेल खत्म कीजिए। बिल्कुल, अब वो बचेगा। रेबीज किसी को भी हो, वो उसका जीवन अब समाप्त है। मानव को रेबीज हो जाए तो भी उसे बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि रेबीज सीधे असर कहां करते हैं? अब मस्तिष्क पर असर हो गया तो पगलाना तय है। घात करो और छिप जाओ, और एसबी विषाणु को कहते हैं। ये ये श्वसन पथ का विषाणु है, जिसका लंबे समय तक पता नहीं चलता। डेंगू बुखार मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। जीका वायरस मनुष्य के किस मच्छर द्वारा? एडिस एजिप्टी। जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र। ये ब्राजील से फैला था। इबोला पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग है। इबोला विषाणु जनित रोग है दोस्तों। बैक्टीरियोफाज क्या है? अब तक आप दो विषाणु समझे, एडिनो विषाणु जो रहता है किसके शरीर में, और दूसरा
रेट्रो विषाणु जो रहता है पौधा में, और इसके कुछ अपवाद भी हैं। रेट्रो वायरस के कुछ अपवाद भी है जो पौधा में नहीं बल्कि, और सबसे बड़ा अपवाद है। तो वायरस अभी तक दो ही पढ़े आप। एक प्रोटीन प्लस डीएनए वाला वायरस को एडिनो, अब प्रोटीन प्लस आरएनए वाला को एडिनो वायरस केवल जंतु के कोशिका में रहते हैं, और रेट्रो वाला केवल पौधे के कोशिका में रहते हैं। और विषाणु नन सेलुलर है, तो ये अकेला नहीं रह सकता है। जब भी ये जीवित रहेगा ये परजीवी के रूप में। लेकिन वैज्ञानिकों ने 1959 में एक नए प्रकार की वायरस का पता लगाया जिसका नाम क्या है, तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। और इस वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज इसलिए है क्योंकि ये वायरस केवल और केवल जीवाणु के शरीर में रहता है। बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम बैक्टीरियोफेज वैज्ञानिकों ने इसीलिए रखा क्योंकि ये केवल और केवल बैक्टीरिया के कोशिका में ही रहता है, ना ही जंतु ना ही पौधा, केवल बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जो पूरा परजीवी जीवन कहां बिताता है, जीवाणु के शरीर में, और उससे बाहर कर दीजिए फिर वो निर्जीव बन के रहेगा। बैक्टीरियोफेज में प्रोटीन और एडिनो वायरस की तरह बैक्टीरियोफेज वायरस भी प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। युवा व्यक्ति में एचआईवी एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में किस एक से अधिकांशतः संबंध होता है? तीव्र दीर्घ स्थायी सिरोवेदना, मतलब सिरोवेदना मतलब शरीर का दर्द, सिरोवेदना मतलब शरीर का, शरीर में दर्द रहता है, काम नहीं कर पाते, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, कमजोरी लग रहा है, 6 महीना तक यही स्थिति है, तुरंत चेकअप करवाना है किसका? एड्स का। अब वैसे जानते बीमारी का लक्षण कभी ना पढ़ना चाहिए, पढ़िएगा 10 लक्षण 2 अपने में पता चलेगा, है कि नहीं? सही बता रहे हैं। कभी कभी आप किताब पढ़िएगा ना, किताब पढ़िएगा ना, किताब तो खासकर जो एकेडमिक्स बुक्स आता है 11-12 का, उसमें राइटर लिखेगा टीबी का लक्षण 12 लक्षण, 12 जैसे एक एक करके पढ़िएगा, साथे पर जाइएगा 2 लक्षण, 8वां नंबर पर विद्यार्थी जाता नहीं है, लास्ट में उसको घेर देगा, ये नहीं पूछा जाएगा। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की? एचआईवी के लिए, एचआईवी के लिए। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता जो रेट्रो विषाणु है, लेंटे विषाणु, सब विषाणु 3 प्रकार के, एडिनो, रेट्रो और बैक्टीरियोफेज। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? और अल्बर्ट सेबिन। एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। एड्स, चेचक, पोलियो में क्या समानता है? एड्स, चेचक, पोलियो में क्या समानता है? ये छोटे बच्चे में जल्दी होते, बिल्कुल एड्स तो छोटे बच्चे में होगा ही नहीं, तो ये गलत है। इसके विरुद्ध कोई प्रभावी टीका नहीं है, बिल्कुल गलत। पोलियो के खिलाफ प्रभावी टीका है 99% शुद्ध टीका है किस? पोलियो का। जीवाणु की खोज किसने की? वायरस खत्म हो गया, छोड़ देते हैं। रोशन सर अब नहीं लेंगे क्लास दोस्तों। हमारे एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर बढ़ाइए नहीं, ध्यान दीजिए, ध्यान। एक बात बोल देते हैं दोस्तों कि जब परीक्षा सर पर रहता है ना, तो चिड़चिड़ापन, उदासीपन, पढ़ाई से मन हटना, ये सब होना सामान्य सी बात है, ध्यान रखिएगा।
कभी कभी होगा आप धरफरा जे इतना पढ़ना है, कभी कभी आपका मन कहेगा कि नहीं बेकार है, कभी कभी तो लगेगा बिट्टू जी हमको ठग रहा है, कभी आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो अगर ये सब हो रहा है किन्हीं को, तो इसको सामान्य रूप से लीजिएगा, क्योंकि ये समस्या केवल आपके पास नहीं है, सभी पढ़ने वाले के साथ। जो नहीं पढ़ रहा है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसको टेंशन है ही नहीं, उसका रिजल्ट नहीं होगा, सीधे बोला क्वेश्चन है तो आउट था, कैसे रिजल्ट होता हम लोग का। लेकिन जो तैयारी कर रहा है उसमें चिड़चिड़ापन आना, उबाऊपन आना, एक दूसरे के प्रति गुस्सा कभी कभार आ जाना, टीचर के प्रति नकारात्मक भाव आना, ये सब सामान्य सी बात है। और जब भी ऐसा हो ना, आप तत्काल पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मन उब गया, सीधे निकल जाइए रूम से, क्योंकि मन उब गया बैठे रहिएगा तो आपका मस्तिष्क 4 घंटा में ठीक होगा। अब मन उब गया, आप फिल्म देखने लगे, गाना सुनने लगे, बाहर निकल गए, तो आपका मन मस्तिष्क आधा से 1 घंटा में ठीक हो जाएगा। कभी कभी होता है कि उबाऊपन आ गया, फिर भी बैठे हुए सोच रहे हैं बहुत बात, बिल्कुल गलत। मन में उबाऊपन आया, चिड़चिड़ापन आया, या तो आप गाना सुन लीजिए, फिल्म देख लीजिए, ठीक है, वेब सीरीज देख लीजिए। ध्यान रखिए, अल्लाह काहे करते हैं जी। वेब सीरीज, वेब सीरीज आया तो अब रोजगार के एक नए साधन खुल गए। आपको भी 3-4 लाख रुपया है और अच्छा कहानी है तो आप वेब सीरीज बना सकते हैं, यूट्यूब पर डालकर ही कमा सकते हैं। तो हंसिए मत, तो ये सब कीजिए और दिल पर नहीं लीजिए, ठीक है ना। हाँ, हम यही कहते हैं कि मन से तैयारी कीजिए, नौकरी नहीं हुआ तो सीधा कलम उठाकर पढ़ाना चालू कीजिए। लेकिन मन से तैयारी नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाता, नौकरी में भी दिक्कत हो जाता, पढ़ाने में भी दिक्कत हो जाता। मिलिए दोस्तों कल। मरे हुए गाय भैंस को कुत्ता खाकर पागल जैसा क्यों करता, बिल्कुल गलत बात है ये। कुत्ता का आदत है, कतनो पोसल कुत्ता है तो मरी देखेगा तो मानेगा नहीं, मुंह मारबे करेगा। कहावत सुने हैं। अब मान लीजिए कोई मरा हुआ जीव को रेबीज ही था और उसी से वो मरा है, उसका मांस कुत्ता खा लिया, तो निश्चित तौर पर उसको भी अब रेबीज हो जाएगा और वो पागल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक है। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।